नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में काफी उहापोह के बाद लंबे अरसे के बाद आखिरकार स्कूल खुल गए। कोरोना को लेकर स्कूल कॉलेज करीब 1.5 साल से बंद थे। 50% उपस्थिति और कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ स्कूलों को आज खोल दिया गया, लेकिन इधर स्कूल खुले और उधर एक बार फिर से कोरोना सिर उठाने लगा। शनिवार को एकदम से कोरोना के आंकड़े में तेजी से बढ़े और रायपुर, दुर्ग सहित कई जगह पर एकदम नए केसेस बढ़ने लगे। ऐसे में अब पेरेंट्स की चिंता बढ़ गई है। सवाल उठता है कि कहीं सरकार ने स्कूल खोलने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। अब आपको बताएं कि इसे महज सहयोग कहिए या फिर ये होना तय था, हमें नहीं पता, लेकिन स्कूल खोलने की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। स्कूल खुलने थे सोमवार यानी आज से, लेकिन 2 दिन पहले से जिस तरह से रिकॉर्ड लगातार बढ़ता गया कोरोना केसेस का रायपुर और दुर्ग में, उसे लेकर हर कोई सहमा हुआ है। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, स्कूलों को खुलने को लेकर बच्चों का, अभिभावकों का, आइए सुनते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। 2 साल से क्लास नहीं लगा था, आज फाइनली हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, स्कूल खुल गए, लेकिन ये भी डर है कि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है, इस वजह से और ज़्यादा डर है कि आपको लग रहा है कि ये ठीक वक्त है अभी स्कूल खोलने का? अभी तो 1-2 स्कूलों में फिर पता चला कि कोरोना पॉजिटिव निकला हुआ है, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अब देखते हैं थोड़ा। और आइए अब सुन लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है स्कूलों को खोलने को लेकर, क्योंकि बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। वहीं कांग्रेस का कहना है, सरकार का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है। आज स्कूल खुला है, पर स्कूल खोलने से पहले स्कूल की सफाई, सैनिटाइजेशन, बच्चों को मास्क लाना अनिवार्य और बच्चों की उपस्थिति 50% और पालकों की सहमति के आधार पर 10वीं और 12वीं के स्कूल का खोलने के लिए निर्देश जारी किया गया है। वही देखने को आ रहा है कि पढ़ाई में बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पालकों की उसमें सहमति है कि नहीं है, कितने बच्चे उसमें आ रहे हैं। तो अच्छा, लोगों में, बच्चों में उत्साह है। 16 महीने के बाद खोला गया है, ताकि वे 10वीं और 12वीं का, इसलिए कि उनके आगे आने वाले समय में बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। अब बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी भी, बच्चों की पढ़ाई भी ये आवश्यक था और इसलिए उसको शुरू किए हैं। तो अपने निरीक्षण करने हम लोग निकले हैं। जो इन्होंने पहली से 5वीं और 8वीं तक स्कूल खोलने का निर्णय लिया, उसके ऊपर में पुनर्विचार करना चाहिए। 8वीं, 10वीं और 12वीं के बच्चों की बोर्ड परीक्षा होती है, उनको भविष्य का निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए पूरी सुरक्षा के साथ में, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, कोरोना के नियमों का पालन कर और इसका पालन कर मुझे लगता है कि 25 से 50% बच्चे जो स्कूलों में जितनी जगह है उसके अनुसार अल्टरनेट डेज में इनको बुलाना चाहिए और कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। अभी मैंने चंगोरा भाटा स्कूल से मैं आ रहा हूँ, मैंने वहाँ पर कहा है कि जो बच्चे 12वीं में 18 साल से ऊपर के हैं, ऐसे बच्चों के नाम छांटकर उनको भी वैक्सीनेशन के लिए स्कूल को प्रोत्साहित करना चाहिए और स्कूल में एक भी शिक्षक और एक भी स्टाफ कोरोना के बिना दोनों डोज के वहाँ पर काम करते हुए नहीं दिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे आज के सवाल, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है बच्चों से, नौनिहालों से और उनके भविष्य से। तीसरी लहर की आहट, बच्चों के भविष्य पर है क्या संकट? इधर बच्चे स्कूल चले, उधर कोरोना के केस बढ़े, पड़ोसी राज्यों में भी खतरा बढ़ रहा है आंकड़ा। छत्तीसगढ़ में स्कूल अनलॉक, कोरोना बैक। जी हां, कोरोना क्या लौट रहा है और छत्तीसगढ़ में इसी टाइम हमने स्कूल अनलॉक कर दिए हैं। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हैं, शिक्षा मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस चैनल पर, इस डिबेट में आपका। और हमें खुशी है कि बच्चों के और अभिभावकों की जुड़ी चिंता को लेकर के आपने वक्त दिया है और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आज सुनना चाहती है कि स्कूल खोलने के पीछे सरकार का तर्क, मंशा और इच्छा क्या है। केदार कश्यप जी, पूर्व शिक्षा मंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हमने बच्चों की या छत्तीसगढ़ के हित की बात की, आप वक्त देते हैं, आपका भी शुक्रिया। प्रेमसाय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा सर, ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, आपकी मंशा पर किसी को शको शुबा नहीं था, लेकिन उसके बाद जब 3 दिनों से हम देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस आसपास बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं, शनिवार से तो आंकड़े भी आ गए थे, तो क्या आपको लगता नहीं कि हमने थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया इस वक्त?
नमस्कार अभिलाष भाई जी। देखिए, बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है और बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है, पर विगत 16 महीने से स्कूल अगर बंद है तो पढ़ाई एक प्रभावित होगी। बच्चों की पढ़ाई भी आवश्यक है और इसीलिए कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करते हुए बच्चों की 50% उपस्थिति, पालकों की सहमति से हम लोगों ने 10वीं और 12वीं की स्कूल को संचालित किया है। कई लोगों से चर्चा करने के उपरांत, क्योंकि ये बोर्ड के परीक्षा होते हैं 10वीं और 12वीं के, तो कई आदरणीय सभी साथियों से चर्चा करने के उपरांत ये तय हुआ कि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आरंभ की जाए और पूरे तरह से कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, पूरा SOP है, उसका पूरा पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए ये खोला गया है। और प्राइमरी स्कूल में पहली से कि 5वीं और 8वीं, जो कि एक महत्वपूर्ण 8वीं का भी कक्षा होता है जी, तो वो वहाँ पर गांव में जो निर्वाचित हमारे प्रतिनिधि हैं, पालक के समिति है, स्कूल विकास समिति है, शहर में वार्ड समिति है, इन सब के अनुमति से वहाँ पर हम लोग खोलेंगे। और ऐसे भी हम लोग कहा है कि जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण 1% से कम है जी, मतलब बिल्कुल निम्न जहाँ पर है, वहाँ पर खोलने की उनकी सहमति से रहेगा। तो एक तरह से उनकी अगर जब सहमति रहेगी, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां गांव में रहती है, किसी गांव में है, किसी गांव में नहीं है, और उस बात को भली भांति समझते हैं, तो इस प्रकार के निर्णय लिया कि आपकी सहमति उसमें आवश्यक है और पढ़ाई भी हमारा आवश्यक है, ये हम लोगों ने उसमें तय किया है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी के में लक्षण दिखता है कोई बच्चों में या टीचर में, तो वो घर पर ही रहें, उनको आने की इजाज़त स्कूल में नहीं रहेगी। जब स्कूल में लगवाएंगे तो मास्क लगाएंगे, वहाँ पर सैनिटाइजर का पूरा उपयोग होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पावर होगा। हम लोगों ने स्कूल खोलने से पहले जितने हमारे अधिकारी हैं, वो चाहे संचालक हों, उप संचालक हों, DO हों, संयुक्त संचालक हों, BRC हों, वो सभी लोगों की टीम बना के सभी स्कूलों का सफाई, उनका सैनिटाइज करना और उसको देखने की खोलने लायक वो है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें करने के बाद, क्योंकि कोरोना के सुरक्षा भी आवश्यक है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोगों ने किया। मैं आज पहले दिन था 2 अगस्त को, मैंने आज जब रायपुर में कई स्कूलों में गया, वहाँ पर लोगों में जो मैं बातों से किया, बच्चों से बात किया, वहाँ के पेरेंट्स से बात किया, तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई के लिए आवश्यक है ऑफलाइन स्कूल। मैं आरडी तिवारी में भी गया था और डुमर तलाई में भी गया था, माना के कैंप में भी गया था, लेकिन लोगों में जो उत्साह मैंने देखा, उससे लगा कि नहीं, स्कूल खोलना चाहिए। ठीक है। और जो टीचर हो वो भी लोग आए। हालांकि मतलब हम लोग जो कहा था कि 50% उसमें आना चाहिए, तो लोग 50% ही आए। कहीं कहीं अधिक दिखे, कहीं कहीं तो आपका 6वीं 7वीं लोग भी आ गए। मैं नहीं, इनके लिए निर्देश नहीं है, क्योंकि अगर अधिक भीड़ होगी तो दिक्कत होगी उसमें, इसलिए प्राइमरी स्कूल के पूरा और 8वीं तक के 8वीं के बच्चे उसमें, ये हमने उसमें तय किया है। ठीक है। केदार जी, क्या आपको लगता है कि सरकार ने ठीक ही किया है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है? हाँ, ये अलग बात है कि इस वक्त अब मामले बढ़ रहे हैं, तो एहतियात पूरी बरत रही है सरकार अपनी तरफ से, जितना नजर आ रहा है। देखिए, माननीय मंत्री जी बहुत ही सीनियर मंत्री हैं और बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्कूल खोलने का जो निर्णय है वो पूरी तरीके से अव्यवहारिक है, क्योंकि निचले स्तर पर जिस तरीके से सरकार ने, चाहे वो DO हो, प्राचार्य हो, चाहे वो BO हो, इन सब के ऊपर इसकी पूरी जिम्मेदारी दे दी है, जनप्रतिनिधियों पर जिम्मेदारी दे दी है और उसके माध्यम से स्कूल को संचालित करने की जवाबदारी दे दी है। तो कहीं ना कहीं से सरकार अपने जिम्मेदारी से भाग रही है। दूसरी बात ये कि कोविड के प्रोटोकॉल का 100% पालन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हमारे कहते हैं निचले स्तर पर क्या वहाँ पर मास्क की व्यवस्था हो पाएगी, क्या सैनिटाइजर की व्यवस्था हो पाएगी,
क्या वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था हो पाएगी, क्या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। जैसा जी अब माननीय मंत्री जी का मैं बयान सुन रहा था कि स्कूल में हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे। मैंने आज पूरे अपने ग्रामीण क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में शालाओं के उसमें बात की, तो वहाँ पर मुझे जो जानकारी प्राप्त हुआ कि बच्चे तो स्कूल के अंदर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है, और ये हालत आगे भी होने वाली है। जैसा कि WHO ने आगाह किया है कि आने वाले समय में जो कोरोना का जो नया वेव आने वाला है, नया वेरिएंट आने वाला है, उससे हमारे बच्चों को ज़्यादा कालते प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं से इस बात को सरकार को चिंता करनी चाहिए, और सरकार को बच्चों को खतरे में डालने की अपेक्षा 100% हमारे कहते हैं लोगों को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी इस सरकार को करनी चाहिए, और सरकार इस दृष्टि से कहीं ना कहीं से भाग रही है। मुझे लगता है कि तत्काल इन स्कूलों को बंद करके हमारे जो बच्चों को जो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, मोहल्ला क्लास के माध्यम से और अन्य जो संसाधन है उसके माध्यम से जो स्कूल संचालित की जा रही है, उस व्यवस्था को पहले आगे भी रखना चाहिए, ताकि बच्चे के भविष्य खराब ना हो। सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए, सरकार को उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ न करते हुए, उनके कहते स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ न करते हुए। मैं देख रहा था कल रायपुर में हमारे 58 केस आए, हमारे क्या कहते हैं दुर्ग में लगभग 70 के केस आए, और अभी अपन लोग लगातार समाचार में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं कि केरल में जिस तरीके से 22,000 केस आए हैं और लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे ही स्कूल प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय बाद फिर से ये केसेस और बढ़ेंगे। तो इस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए और तत्काल स्कूल बंद करके वहाँ के जो पढ़ाई के लिए जिस तरीके ऑनलाइन तरीके से उनको पढ़ाई के सुनिश्चित कराना चाहिए। ठीक है। मैं मंत्री जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये था प्रेम साय जी कि क्या स्कूल का या टीचर्स का सभी का प्रोमिनेंटली सभी जगह 100% ना भी हो पाता तो कम से कम 80-85% तो वहाँ पर वैक्सीनेशन होना था, वो क्यों नहीं हो पा रहा है सर? और उससे पहले स्कूल खोल दिए गए, ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि थर्ड वेव जिस तरह से केदार जी भी आशंका जता रहे हैं कि थर्ड वेव जो वेरिएंट आ रहा है उसका वो बच्चों पर ज़्यादा असर कर सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी थी कि स्कूल स्टाफ को हम पहले वैक्सीनेटेड कर लेते और उसके बाद बच्चों को स्कूल बुलाते। अभिलाष जी, अभी मैं हमारे पूर्व मंत्री जी का भी बात सुन रहा था। ये केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के राज्य अपने अपने हिसाब से स्कूल खोल रहे हैं। और आज चूंकि शुरुआत था और मैं रायपुर में था, तो रायपुर में हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, मेरे साथ विकास उपाध्याय थे, हमारे जो सीनियर यहाँ के पूर्व मंत्री और विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, वो अपने अपने क्षेत्र में गए थे। पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल खुद अपने क्षेत्र में गए थे, और उनका भी कहना ये था कि कोविड-19 के गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए स्कूल का संचालन किया जाना चाहिए। वो खुद कई स्कूल में जाके देखे वो कि आपके जो सोशल डिस्टेंसिंग का पावर हो रहा है, पालन हो रहा है उसका, और लोग खुद उनके जो अपालक हैं वो कह रहे हैं कि ये स्कूल आपको खोलना चाहिए, क्योंकि कब तक स्कूल बंद रखें जी। स्कूल बंद होने की आज स्थिति हम देखते हैं कि सर, स्कूल खुलने चाहिए, मैं ये कह रहा हूं स्कूल खुलने चाहिए थे, लेकिन सर क्या वैक्सीनेशन पहले नहीं हो जाता तो अच्छा होता? बिना नहीं सुन, मेरी बात सुन लीजिए जी। नहीं, मेरी बात पहले सुन लीजिए कि आपका CBSE ने पूरा रिजल्ट निकाला बिना परीक्षा लिए, उसके बाद भी वो लोग आपको 99% रहे। हम लोगों ने भी यहाँ एग्जाम टू होम किया, यहाँ पर ऑनलाइन जो क्लासेस होते रहे, उसमें भी लोग आपके अनुत्तीर्ण रहे। तो जब तक परीक्षा की नहीं होगी, इसलिए बोर्ड की एग्जाम है 10वीं का 12वीं का, और खोला जाना इसके लिए आवश्यक है। जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, अलग अलग उसके बातें उसमें आ रहे हैं, नए वेरिएंट उसमें आएंगे, नए लहर आएगा, तो क्या हम लहरों को गिनते रहें और स्कूल ना खोलें? ये भी बात ठीक नहीं है जी। और सिम्स के जो डायरेक्टर डॉक्टर ग्लोरिया जी ने कहा कि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी पावर अधिक रहती है, तो छोटे बच्चों का स्कूल खोलना ही चाहिए। उसमें उन्होंने ये इस बात के लिए वो कहा है। तो अलग अलग मान्यता है, लेकिन हम बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, बच्चों की स्वास्थ्य पर विपरीत असर ना पड़े। जान हमको भी प्यारी है उनको, तो बच्चों का स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। इसलिए सबके हित में हम लोगों ने और सब लोगों से। दूसरी बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में
लगभग 80% जो हमारे टीचर हैं उनका सिंगल डोज वैक्सीनेशन हो गया है, और बाकी जो 20% बाकी है विभिन्न कारणों से, हेल्थ के कारणों से उनका नहीं हुआ है। तो लगातार हम प्रयास करें, जितने हमारे वैक्सीन यहाँ पे आएंगे, प्राथमिकता हमारी ये है कि सभी टीचरों को उसमें वैक्सीनेट उसमें किया जाए। और मैं आज कई स्कूल में गया तो वहाँ आपका थर्मल भी रखा हुआ था, जो भी वहाँ पे आएगा वो उसको थर्मल से उसको टेस्टिंग होगी। सैनिटाइजर भी वहाँ रखा था स्कूल जाने से पहले वहाँ। और जो भी बच्चे अगर घर से आते हैं, अगर घर में भी अगर कहीं निकलते हैं, बाहर सब्जी मार्केट में जा रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं, तो मास्क लगा के जाते हैं। तो निश्चित रूप से स्कूल में भी मास्क लगा के यहाँ पे आए गए हैं। तो सबका उसमें सहयोग और सबसे बातचीत करके ही हम स्कूल का संचालन करेंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो और उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखे। ये इसलिए हम लोग ने इसको निर्णय लिया है और इसका अच्छा रहा है। और मैं बता दूं कि आपके प्राइमरी स्कूल में आज पूरे राज्य में लगभग 45% लोग स्कूल आए। अपर प्राइमरी में लगभग 38% लोग यहाँ पे आए, और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में 36% लोग आज पहले दिन में स्कूल में वहाँ पे आए हैं। तो लोगों का उत्साह है उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है। अच्छा केदार जी, एक मेरा बहुत बड़ा चिंता थी जो मेरी, और वो मुझे आज चूंकि ऐसा लग रहा है कि वो चिंता जो है वो सही थी मेरी। हम लोगों ने प्रमोट तो कर दिया सर, 2021 2020 में कैसे पढ़ाई हुई, 21 में कैसे पढ़ाई हुई सब जानते हैं। जनरल प्रमोशन भी लगभग सबको हमने दे दिए, चाहे वो कॉलेजेस हों या तमाम तरह की चीज़ें हों, एग्ज़ाम हमने ऑनलाइन ले लिए। लेकिन अब ये जो ईयर है सर 2020-21 में जो पास आउट लोग हैं, ख़ासतौर से युवा, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के कारण उनके फ्यूचर पर भी सवालिया निशान लगेगा? क्योंकि आज ही मैं एक खबर देख रहा था, एक निजी बैंक के वैकेंसी के लिए पोस्ट निकली हुई थी, और उसमें एक नोट लगा हुआ था कि 2020-21 के पास आउट बच्चे जो हैं वो इसमें अप्लाई ना करें। तो क्या ये एक बड़ी चुनौती ये भी हमारे सामने आएगी उस पूरे बैच के लिए जो इस बार पास आउट होकर निकल रहा है, चाहे वो हायर सेकेंडरी से हो चाहे कॉलेजेस से हो? देखिए, ये जो चुनौती है ये केवल छत्तीसगढ़ के नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है और पूरे विश्व में ये महामारी फैली हुई है जी। तो कहीं ना कहीं से ये इसकी व्यवस्था को हमको सुदृढ़ करना चाहिए, हेल्थ स्ट्रक्चर को हमको मजबूत करना चाहिए। जैसा अभी हम लोगों ने देखा पिछले कोरोना काल में, दोनों लहर में हमारे ऐसे सैकड़ों हजारों कहते हैं टीचर प्रभावित हुए, कई तो मृत्यु तक हो गई। लेकिन सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उनको वैक्सीनेशन 100% हो सके और वैक्सीनेशन बेहतर तरीके से कर सके। वहीं पर हमारे जब कहते हैं बच्चों का यदि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये WHO ने आगाह किया है, तो क्या हमारे पास में ऐसी तैयारी है क्या कि यदि बच्चों को कोई यदि कहते हैं प्रभावित होता है या पॉजिटिव होता है तो उसका इलाज का खर्च क्या राज्य सरकार उस वहन करने को तैयार है? क्या सरकारी स्कूल में या निजी स्कूल, दोनों ही स्कूलों में यदि कहते हैं कोई यदि प्रभावित होता है तो क्या वहाँ के निजी स्कूल के जो संस्था के जो वो हैं संचालक हैं या फिर कहते हैं राज्य सरकार है, वो इस बात को विश्वास लोगों को दिला पाएगी क्या कि वो उनको कहते हैं हम इलाज करा कर देंगे, उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तो जो नियम निकला है उस नियम में कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से सरकार ने पालक संघ पे छोड़ दिया है, पूरी तरीके से वहाँ के टीचर्स पे छोड़ दिया है, पूरी तरीके से बच्चों पे छोड़ दिया है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों पर छोड़ दिया है। अच्छा केदार जी, बीजेपी एक बड़ा आरोप और लगा रही है केदार जी, क्या स्कूलों के प्राइवेट स्कूलों के दबाव में ये निर्णय लिए गए हैं जो बीजेपी आरोप लगा रही है? क्योंकि कई नेताओं ने हमारे चैनल पर आकर ये बात कही कि प्राइवेट स्कूलों के दबाव में सरकार ने ये फैसला किया है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, पिछले वर्ष भी जब कहते हैं देखिए सरकार किसी के दबाव में काम नहीं 10-12 दिन ही स्कूल खुले थे। सरकार छात्रों के हित में और शिक्षा के हित में ये काम कर रही है। और जहाँ तक माननीय पूर्व मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, अरे जितना वैक्सीन आए वो तो हम पूरा लगाने के लिए तैयार हैं, हमारी तो यहाँ कैपेसिटी है उसकी। और दूसरी बात है छोटे बच्चों, अभी तो हम 18+ को नहीं लगा पा रहे हैं, 45+ का पापा नहीं लगा पा रहे हैं, तो छोटे बच्चों को कहाँ से लगा पाएंगे उसके लिए? तो ये हम और हमने पंचायतों को जो इसे इन्वॉल्व किया है कि हर गांव का परिस्थिति अलग होता है। अगर जब हम स्कूल खोलेंगे और पालक की सहमति नहीं रहेगी तो कैसे उसमें बच्चे उसमें आएंगे?
तो पालक की भी सहमति आवश्यक है और वहाँ के जो हमारे जो जनप्रतिनिधि उनकी भी सहमति उसमें आवश्यक है। तो उन्हीं के सहमति और आदेश से स्कूल खोलेंगे प्राइमरी स्कूल। बाकी जो 10वीं और 12वीं का जो स्कूल है इसमें किसी की परमिशन नहीं है, ये तो आपको खोलना ही है उसमें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है इसलिए पढ़ाई करना है। तो उसमें किसी पर थोपने की बात नहीं है, सबके सहयोग से स्कूल चले। अच्छा, सबके सहयोग से पढ़ाई हो, बच्चे वहां पर आए। जब पेरेंट्स उनके पालक हैं अगर वही स्कूल भेजेंगे तभी तो बच्चे उसमें आएंगे ना। टेकाम जी, एक बड़ा सवाल मेरा ये है कि क्या बाकी जो लोग स्कूल नहीं आना चाहते, क्या उनके लिए जो वैकल्पिक इंतजाम थे ऑनलाइन क्लासेस के, वो चलते रहेंगे प्रदेश में फिलहाल, या 10वीं 12वीं के तमाम बच्चों को स्कूल आना ही अब अनिवार्य है? जी, मैंने कहा कि मैंने कहा है कि 50% की उपस्थिति, पालकों की सहमति, उसके ऑफलाइन खोलने के बाद भी जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस हैं वो चलते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे। ठीक है, तो केदार जी ये तो फिर ठीक है ना, विकल्प है पेरेंट्स के पास। अगर वो चाहते हैं, अगर वो सुरक्षित महसूस करते हैं तो ऑफलाइन भेज दें, अगर उनको घर में रह करके पढ़ाना है तो घर से पढ़ा ले। सरकार ने तो दोनों रास्ते ओपन कर रखे हैं केदार जी, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। आपको लगता है क्या ये कुछ आपत्तिजनक है इसमें? ये तो ठीक है, जिसे नहीं भेजना बच्चों को ना भेजे। देखिए, सरकार ने जो नियम बनाया है वो पूरी तरीके से स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर, पालक संघ पर छोड़ दिया है और पूरी तरीके से ये निजी स्कूलों के दबाव में ये शालाओं को खोलने का कार्य किया गया है। क्योंकि मैंने पिछले बार कहा ना कि पिछली बार जब खोला गया था तो मात्र 10-12 दिन ही स्कूल चले और उसके बाद जितने फीस उनको एकत्र करना था वो फीस लेकर के उन्होंने खत्म कर दिया। अभी भी यही स्थिति होगी, अभी जैसे केसेस बढ़ेंगे वैसे स्कूल बंद हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और इस सरकार के पास में कोई रणनीति नहीं है। सरकार ने जिस तरीके से केवल अपने दिखावे के लिए स्कूल को खोला है, मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस सत्र को, हमको शिक्षा सत्र को, क्योंकि ऐसा कोरोना काल में हम शिक्षा सत्र की अवधि को हम कम करें, कम से कम हम उसमें डेट्स पे हमको वो करना चाहिए। उसके साथ साथ हमको कहते हैं उनको स्वाध्याय के लिए उनको तैयार करना चाहिए, उनको अध्ययन की सामग्री उनको देना चाहिए, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, उनके कहते हैं असेसमेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं से ऐसे चीजों पर हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और उन बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। सरकार उस बात के लिए तैयार हो, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से आज निजी स्कूलों के दबाव में आकर के इस स्कूल खोला हुआ है। किसके दबाव में सर, एक बार फिर बोल दें प्लीज? निजी स्कूलों के दबाव में सरकार ने इस स्कूलों को खोलने का कार्य किया है और निजी स्कूलों के दबाव में ये कार्यक्रम चल रहा है और कहीं ना कहीं से इस बात को साबित करता है। पिछले बार भी इसी तरीके से घटनाक्रम हुआ था, आज भी यही घटनाक्रम हुआ है, जिसका प्रभाव हमारे छोटे बच्चों पर पड़ेगा। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा है कि क्या यदि कोई बच्चा पॉजिटिव होता है या किसी भी स्वास्थ्य की परेशानी होती है, क्या वहां पर डॉक्टर रखने की व्यवस्था रहेगी? क्या वहां पर कहते हैं उनके इलाज की सुविधा ये सरकार करा पाएगी? क्या? आपके तीनों सवाल में मंत्री जी से ले लेता हूं। मंत्री जी बैठे हो। मंत्री जी, पहला सवाल तो यह है कि क्या निजी स्कूलों के दबाव में आपने मंत्री जी दोनों सवाल सुन लीजिए। ऐसे वक्त की आपकी मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन आपकी टाइमिंग पर सवाल है सर। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने शुरू में कहा सरकार की मंशा पे कोई सवाल नहीं है, जो टाइमिंग है, जब हम देख रहे हैं कि कुछ खतरा आ रहा है उस वक्त हम स्कूल खोल रहे हैं। पहला सवाल यह है। और दूसरा सवाल यह है कि अगर कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? ये केदार कश्यप जी के दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मुझे वाजिब लगते हैं सर, आप आंसर दे दें। पहली बात तो ये है कि किसी के दबाव में नहीं, हम लोग सरकार किसी के दबाव में कोई काम नहीं करती है, न किसी आपको। हम लोग ने छात्र हित में निर्णय लिया है। बोर्ड की परीक्षाएं हैं, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयारी करना पड़ेगा। और मैंने भी कहा है कि जिन क्षेत्रों में, जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है, वहीं पर ये इस प्रकार की प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल खोल सकते हैं। और पेरेंट्स के और शाला विकास समिति के सबके जनप्रतिनिधियों, निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबके सहयोग से। और मैंने ये भी कहा है कि चाहे वो टीचर हों, चाहे बच्चे हों, अगर उनको सर्दी खांसी के लक्षण दिखते हैं तो वो स्कूल में ना आए, ताकि किसी प्रकार की संभावना भी हो सकती है। तो उनको तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया कि अगर लक्षण दिखते हैं या लक्षण उनको हैं तो स्कूल में ना आए। और आपके जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका हमने पूरी टीम बनाई है उसको देखने के लिए, अन्वेषण करने के लिए। तो यहाँ कोई क्या दिक्कत हो सकती है? और कब तक इसको आखिर बंद करेंगे? और केवल छत्तीसगढ़ थोड़े,
सारे मध्य प्रदेश खोल रहे हैं, यूपी पंजाब में खोल, अभी तो खोल रहे हैं। आखिर कब तक स्कूल बंद करेंगे? कब तक हम लोग बच्चों की भविष्य अंधकार में रखेंगे? ठीक सर, तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर मुझे, क्योंकि आज आकर के सरकार ने और खासतौर से खुद शिक्षा मंत्री आज आए और उन्होंने समझा कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के अभिभावक और उनके बच्चों की जो चिंताएं हैं उन्हें दूर करना लाजमी है। उस पर आपने यहाँ पर आकर वक्त दिया। और केदार जी, मुझे बहुत ये खुशी हुई कि आप भले ही पूर्व शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अभिभावकों के प्रति, बच्चों के प्रति और छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति आज भी आपका समर्पण काबिले तारीफ है। आप दोनों ने आकर के यहाँ पर जो डिस्कशन किया, और केदार जी की चिंताएं भी बहुत वाजिब हैं कि अगर कुछ हो जाता है और हम खतरे के मुहाने पर आकर के इस तरह का बोल्ड डिसीजन लें, लेकिन शिक्षा मंत्री ने बताया कि हम कब तक बच्चों को घर में बैठा कर रख सकते हैं। और जो मेरी आशंका है कि पूरा का पूरा साल इस बैच के जो बच्चे हैं उनको भविष्य में दिक्कतें होंगी, ये मुझे अभी से आशंका सता रही है और ये कुछ जगह में देख भी रहा हूं। तो अगर उस लिहाज से सोचें तो फिर बहुत जरूरी है कि बच्चों को प्रॉपर पढ़ाई में हमें भेजना होगा, लेकिन सुरक्षा पहले है, शिक्षा बाद में है, पर शिक्षा बहुत जरूरी है, ये भी सरकार की मंशा है। अब बस यही हम दुआ कर सकते हैं कि सरकार की जो मंशा है वो पूरी हो जाए, और यही हम दुआ कर रहे हैं कि बच्चे हमारे सुरक्षित स्कूलों तक जाएं और छत्तीसगढ़ फिर से पटरी पर लौट आए। सरकार जिम्मेदारी ले, सरकार जिम्मेदारी लेगी क्या? प्रेम जी, अंतिम सवाल आप आंसर दे ही दें। जी जी, सरकार जिम्मेदारी ले। निजी सरकार तो अपनी जिम्मेदारी से खोल रहा है ना, जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी इसमें है। इलाज और कराने की मैंने कहा जिम्मेदारी कि जो लक्षण दिखते हैं वहाँ पर बिल्कुल उसको न भेजें, और पूरे गाइड का नहीं तो इलाज तो हो ही रहा, इलाज कर नहीं इलाज तो करवाएंगे, इलाज सर जी। नियम बनते हैं कागज में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट निचले स्तर पे नहीं होता है। ये जरूर ये शिकायतें रहती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अब इस बार सरकार जो हम नियम बनाते हैं उसका, हम जो नियम बनाएंगे, हम जो नियम बनाते हैं उसका क्रियान्वयन पूरे निचले स्तर होगा, ये मैं बताऊं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों ही गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने आकर के स्थिति साफ कर दी कि सरकार की मंशा क्या है। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप सर इसी तरह हमें वक्त देते रहेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता के जो सवाल हैं, जो उनकी बात है, क्योंकि हम आपकी बात उठाते हैं और उसमें आप आगे इसी तरह हमारी मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में स्कूल के खुलने के पीछे सरकार के इरादे क्या हैं और उसको लेकर के विपक्ष की चिंताएं क्या हैं। दोनों ही लाजमी है, लोकतंत्र है, हर पक्ष विपक्ष को अपना पहलू रखने का हक है, और साथ ही साथ अभिभावकों को और बच्चों को भी अपने भविष्य चुनने का हक है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का।